नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और सारे ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबे का, जस्ते का, कार्बन का या लेड का? तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है या कैथोड किसका बना होता है। तो जो एनोड होता है वो बना होता है कार्बन का। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड बना होता है जस्ते का। ठीक है, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। डेनियल सेल का जो कैथोड एनोड होता है वो होता है तांबे का, और जितने भी कैथोड होते हैं वो जस्ते के बने होते हैं। और सीसा संचयक सेल का जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और आप ये देखिए, अगर आपसे कैथोड पूछा जाता है तो कैथोड जितने भी होंगे वो सारे ही जस्ते के बने होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी निकट दृष्टि हो जाने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा घट जाती है। देखिए निकट दृष्टि में होता क्या है कि मनुष्य को निकट की दृष्टियाँ तो दिखाई देती हैं पर दूर की नहीं दिखाई देती हैं। इसका मतलब आपका फोकस कम हो जाता है, तो फोकस दूरी घट जाती है। दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है लेंस की गोलाई और एक होता है लेंस की क्षमता। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम दूरदर्शी दोष की देखें तो दूरदर्शी दोष में इसका विपरीत होता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई और क्षमता घट जाती हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। देखिए सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो और चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, सारे ही सूक्ष्मदर्शियों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष में भी आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपके अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। तो ये चीज़ आप याद रखिए, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और अगर जो बैक लाइट होती है, साइड मिरर जो होता है, वो उसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, अरस्तु, लुई पाश्चर, एजे बटलर और डार्विन। तो आपका आंसर होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। लुई पाश्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से याद रखें। अदर ऑप्शन को देखें तो अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, और एजे बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, डार्विन का संबंध जैव विकास सिद्धांत से है। डार्विन का संबंध जैव विकास सिद्धांत से है। ये सारे ही ऑप्शन और सारे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है। देखिए जो जितने भी जीव दे रखे हैं, चाहे वो खटमल हो, मच्छर हो, केंचुआ है, टिड्डी हो, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? आपका आंसर होगा केंचुआ। देखिए केंचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ से संबंधित होता है, और इसी से संबंधित आपकी जोंक होती है। एक जीव होता है नेरीस। ये तीनों ही जीव एनिलिडा संघ से होते हैं। बाकी जो खटमल, मच्छर और टिड्डी हैं, इनका संबंध आर्थ्रोपोडा से है। कुछ और भी आर्थ्रोपोडा से हैं, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो बिच्छू हो, घरेलू मक्खी, तिलचट्टा, जैसे ये सारे ही जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? आपका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है। अदर ऑप्शन को देखें तो भारत का जो वन अनुसंधान है वो है देहरादून में, फरीदाबाद में विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। वानस्पतिक संस्थान जो है वो कोलकाता में है। ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखें। नई दिल्ली में ट्रैक्टर अनुसंधान भी है, कृषि अनुसंधान भी है। ठीक है, और आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी वहीं स्थापित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नींबू का लिटिल लीफ रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? यानी कि किस तत्व की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ रोग यानी कि उसकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं?
तो आपका आंसर होगा तांबे की। देखिए तांबे की कमी से उसकी पत्तियां छोटी जाती हैं, उसमें लिटिल लीफ रोग हो जाता है। देखिए एक तत्व इसमें है जस्ता। आम और बैगन में भी यह रोग होता है, पर वहाँ पर ये रोग जस्ते की कमी के कारण होता है, वहाँ पर भी लिटिल लीफ रोग होता है। अगर आपको आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग पूछा जाए, ये पूछा जाए कि किसकी कमी से होता है तो जस्ते की कमी से, और अगर नींबू में पूछा जाए तो तांबे की कमी से होता है। देखिए बोरान की कमी से आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है। एक रोग होता है आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, निक्रोसिस। ये रोग जो होता है वो होता है बोरान की कमी से। और एक होता है गाजर में कोटर स्पॉट। गाजर में एक रोग होता है कोटर स्पॉट। ये रोग जो होता है ये आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन बी की खोज किसने की थी? देखिए विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। आपका आंसर होगा मैकुलन। देखिए विटामिन बी और ए दोनों की खोज मैकुलन ने ही की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन की खोज यानी कि विटामिन को सबसे पहले जो पहचाना था वो पहचाना था पंक ने। ठीक है। अगर हम बेंटिंग की बात करें तो डायबिटीज और इसी से संबंधित जो इंसुलिन हार्मोन है इन दोनों की खोज पंक ने की थी। ठीक है। देखिए जितने भी ऑप्शन है और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप सारे ही ऑप्शन को और उससे संबंधित प्रश्नों को याद रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस्पात बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए जिस प्रोसेस से या जिस विधि से इस्पात बनती है उस विधि को हम कहते क्या हैं? आपका आंसर होगा बेसेमर प्रक्रम। बेसेमर प्रक्रम विधि से इस्पात बनाया जाता है। ठीक है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें। देखिए अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है, अमोनिया जो बनाते हैं उस विधि को हम हैबर विधि कहते हैं। क्लोरीन बनाने की जो विधि होती है उसको हम डीकन विधि कहते हैं। ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि होती है, सल्फ्यूरिक बनाने की, उसको हम संपर्क विधि कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि होती है उसको हम संपर्क विधि कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। तांबे और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी तांबे और टिन का मिश्रण से क्या बनता है? तो आपका आंसर होगा कांसा। कांसे में जो मिश्रण होता है वो तांबे और टिन का होता है। अदर को देखें, जो पीतल होता है तो पीतल में तांबा और जस्ता इन दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। ये टोका लिखा टांका होगा ये। ठीक है। टांका जो बनता है वो बनता है सीसा और टिन का। ठीक है। सीसा और टिन का मिश्रण को हम टांका कहते हैं। गन मेटल की अगर बात करें, जैसे कि गन होगा, गन मेटल जो होगा, गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन तीन चीज़ें मिली हुई होती हैं। तीन चीज़ों का मिश्रण जो होता है वो गन मेटल कहलाता है। ठीक है। तो ये जो मिश्रण होते हैं ये भी आप खूब पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्रिक अम्ल के नाम से क्या जाना जाता है? मतलब पिक्रिक अम्ल के नाम से हम किसे जानते हैं? आपके ऑप्शन है टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी और डायनामाइट। देखिए टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी और डायनामाइट सारे ही विस्फोटक पदार्थ हैं। ठीक है। इसमें से किसको हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं? तो आपका आंसर होगा टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है। अगर हम टीएनजी की बात करें तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। ठीक है। इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। ये भी आप रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नोबेल का तेल किसे कहा जाता है। और टीएनटी है, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहती है? गैलियम, पैलेडियम, सिलियम या आयरन? पाथराइट लिखा है, पायराइट्स लिखा होगा। ठीक है। आयरन, पायराइट्स। ठीक। तो आपका आंसर होगा गैलियम। गैलियम धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। अदर ऑप्शन को देखिए तो जो सेलेनियम धातु होती है इस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है सेलेनियम धातु का। और जो पैलेडियम धातु होती है इस धातु से वायुयान के जो पुर्जे बनाए जाते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। झूठा सोना। ठीक है। यानी कि जो नकली सोना बनता है उसमें आयरन पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? चांदी, तांबा, जस्ता या कोबाल्ट? आपके ऑप्शन चांदी, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट। तो आपका आंसर होगा
कोबाल्ट। कोबाल्ट प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो ये कौन सा है? ये है लौह चुंबकीय, यानी कि लोहे में चिपकता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। और भी जो लौह चुंबकीय है वो आपका निकिल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सभी लौह चुंबकीय हैं। जबकि चांदी, तांबा और जस्ता हैं, ये सारे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी इनमें चुंबक नहीं चिपकती है। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय का मतलब ये हो गया जो लोहे में चिपकते हैं, प्रतिचुंबकीय में नहीं चिपकते हैं, और अनुचुंबकीय में कुछ चिपकते हैं कुछ नहीं चिपकते हैं, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा उनके अंदर आकर्षण होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इससे संबंधित जो ऑप्शन मतलब जो एग्जाम्पल होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप इनके एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? आंसर आपके हैं पाउली, एंडरसन, आइंस्टीन और चैडविक। तो आपका आंसर होगा एंडरसन। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो जो पाउली हैं, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। आइंस्टीन ने फोटॉन कण की खोज की थी, फोटॉन कण की खोज आइंस्टीन ने की थी। और चैडविक को देखें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। तो इन सारे ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी उनके इवेंट हैं और उससे ज़्यादा जो संबंधित आविष्कारक हैं, इनको भी अच्छी तरीके से आप याद रखें और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख लें, नोट्स बना लें आप, उससे चीज़ों को बार बार रिवाइज होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है हीरे का चमकना, रेगिस्तानी मरीचिका का बनना, परखनली का चमकना और तारों का टिमटिमाना। तो आपका आंसर होगा तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन क्रिया से संबंधित है। ठीक है, और बाकी सारे जो ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। देखिए, अगर तारों का टिमटिमाना हो गया, अगर अदर ऑप्शन को देखें, अदर एग्जाम्पल को देखें अपवर्तन के, तो बाल्टी में पड़ी यानी पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़ जो है वो तिरछी दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन की घटना है। मछली जो होती है वो तालाब में वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन की घटना है। इन सारे घटनाओं को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो इवेंट होती हैं प्रकाश से संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया करें। देखिए दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन जो थे वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लें ताकि लास्ट में आपको रिवाइज करना ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।